Let's look at this sentence. Rakhi went to Rakhi's house because Rakhi's mother called Rakhi urgently. एक ही स्टेटमेंट में बार बार राखी को कहना इरिटेटिंग लगता है. व्हाट इफ हम राखी को किसी वर्ड के साथ रिप्लेस कर सके जो हमारे स्टेटमेंट को आसान बनाए. अब जिस वर्ड से हम रिप्लेस करेंगे नाउन को, उस वर्ड को हम कहते हैं प्रोनाउन. प्रोनाउन के नाम में ही है उसका क्लू. जैसे प्रो लैटिन में उसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ. इसीलिए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. अब इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं प्रोनाउन के साथ. जैसे राखी went to her house because her mother called her urgently. यहाँ पे राखी रिप्लेस हुआ है her के साथ, जहाँ पे her हमारा एक प्रोनाउन है. Now, why do we use pronoun? Pronouns are actually used to avoid repetition of the nouns and make the sentence shorter and simpler. ताकि जो स्टेटमेंट हम कहें वो सुनने में अच्छा लगे और ज़्यादा आसान हो कहने में. Pronouns can be of different types. First one being personal pronouns. Personal pronouns वो pronouns होते हैं जो किसी specific चीज़ के लिए यूज़ हो. जैसे कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी specific person के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे कि I go to school. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेरे बारे में. So I is a specific person and specific pronoun. Now, personal pronouns can be either used as a subject or an object. सेंटेंस का वो पार्ट जिस पे हमारा प्राइमरी एम हो वो सब्जेक्ट है. जैसे कि अगर मैं कहूँ रीता इज टीचिंग मी, यहाँ पर रीता हमारी सब्जेक्ट है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है. जिस पे काम कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है. सिंपल. नाउ एज अ सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जो प्रोनाउंस होते हैं वो अलग होते हैं. बिफोर नोइंग वो क्या होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है. फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा है. जैसे कि मैं बात कर रही हूँ अभी, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुई. सेकंड पर्सन वो होता है जो तुम्हारी बात सुन रहा है या फिर जिसके साथ तुम अभी बात कर रहे हो. जैसे कि तुम इस केस में सेकंड पर्सन हो गए. थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. हमने जो स्टेटमेंट कहा कि रीता इज टीचिंग मी, यहाँ पर रीता एक्चुअली हमारी थर्ड पर्सन हो गई क्योंकि रीता एक्चुअली यहाँ प्रेजेंट है नहीं. मैं तुम्हें बता रही हूँ कि रीता मुझे पढ़ा रही है, तो रीता यहाँ थर्ड पर्सन हो गई, तुम सेकंड पर्सन हो गए और मैं फर्स्ट पर्सन हो गई. नाउ बैक टू द सब्जेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन. सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में हमारा आई होता है, प्लूरल में वी होता है. सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू होता है. थर्ड पर्सन में सिंगुलर हमारा ही होता है मस्कुलाइन के लिए, शी होता है फेमिनाइन के लिए, इट होता है किसी ऑब्जेक्ट या एनिमल के लिए. प्लूरल में वो दे हो जाता है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड few examples for the use of personal pronouns as subject. I love apples. I here is the singular form for the first person. We go to school. We here is the plural form for the first person personal pronoun. You should dance. Here you can be either used for the singular form or the plural form, and that means it can mean either the singular form or plural form. He sleeps daily. She exercises daily. Does it bite? They sang the song. These are the examples for the third person personal pronouns. As spoken earlier, object is something on which the action is being performed. For example, me, him, her, them, etc. Remember that you does not change to anything else if it's used as a subject or it is used as an object. Now let us understand few examples for personal pronouns used as objects. For example, Rita taught me dancing. Here me acts as an object. Mom helped us. Us is an object, the plural first person. She spoke about you. Here she is the subject whereas you is the object. Mr. Gray killed him. Mark is Shreya's brother. He fights with her. Now Mark is a subject.
who fights with Shreya, who is the object here. So her is the object. Mary has a dog. She loves it. Dog is an animal, and the pronoun for it is it. Julie loves her parents. She recently gifted a car to them. Here, them is the personal pronoun which is used as an object. Remember that the subject does the action whereas the object receives the action. एक स्टेटमेंट में जो प्रोनाउन हमारा कुछ एक्शन कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाएगा इन पर्सनल प्रोनाउन, और जो हम जिस पे काम हो रहा है या फिर जैसे जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो हमारा ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन बन जाएगा. The next type of pronoun we have is possessive pronoun. जैसे हमारा possessive noun था वैसे ही हमारा possessive pronoun होता है. सिंपल है. possessive noun अगर तुम समझ चुके हो कि वो एक ऐसा नाउन है जो कि possession या फिर ownership दिखाता है. possessive pronoun भी सेम उसी तरीके से चलता है कि वो अपना possession या किस ownership दिखाएगा. noun की जगह पे pronoun, nothing else, right? Let's look at few examples to understand the possessive pronouns. The car is mine. ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि जो कार है वो मेरा है, यानी कि कार बिलोंग्स टू मी. Is this chair yours? क्या ये चेयर तुम्हारा है? The land is ours. ये लैंड हमारा है. That is, this land belongs to us. हम इस लैंड को ओन करते हैं. The book is his. ये उसका बुक है. The dress is hers. ये उसका ड्रेस है. देखो दोनों स्टेटमेंट्स में मीनिंग एकदम क्लियर है कि ये जो बुक है वो उस लड़के को बिलोंग करता है. बट डिफरेंस दोनों में ये है कि जो हिज है उसका जॉब अलग है. पहले स्टेटमेंट में हिज एक एडजेक्टिव है. क्यों? क्योंकि दिस इज हिज बुक. यहाँ पे नाउन हमारा बुक है और जो हिज है वो डिटरमाइनर की तरह एक्ट कर रहा है और वो नाउन पे एक न्यू लाइट डाल रहा है. वो नाउन पे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए वो एक एडजेक्टिव है. और यहाँ पे क्योंकि वो किसी का ओनरशिप दिखा रहा है ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है. सेकेंड स्टेटमेंट में द बुक इज हिज, यहाँ पे भी हम पोजेशन बता रहे हैं कि ये बुक उस लड़के का है, पर यहाँ पे हिज जो है वो एक प्रोनाउन है क्योंकि ये किसी नाउन पे लाइट नहीं डाल रहा, बस नाउन की जगह पे है. हेंस दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस बस जॉब का है, इसीलिए पहले स्टेटमेंट में वो एडजेक्टिव है और सेकंड स्टेटमेंट में वो प्रोनाउन है. रिमेंबर मैंने कहा था कि वर्ड जो होता है एक सेंटेंस में उसका एक जॉब होता है, राइट? और उस जॉब को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं. अब हमारे जॉब डिफरेंट हो सकते हैं, एक ही इंसान के डिफरेंट जॉब्स हो सकते हैं, राइट? वैसे ही एक ही वर्ड के डिफरेंट जॉब्स हो सकता है डिपेंडिंग वो सेंटेंस पे कहाँ पे है और वो क्या दर्शा रहा है. जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लूँ, हम टीचर का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? टीचर अगर स्कूल कॉलेजेस या किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो तो उनका काम होता है पढ़ाना. पर अगर वही टीचर्स पोलिंग बूथ में हो, हमको पता है कि वोटिंग के टाइम पे पोलिंग बूथ्स पे टीचर्स होते हैं, राइट? तो वहाँ पे वो पढ़ाने का काम नहीं करते, रादर वो वोटिंग की प्रक्रिया वोटिंग के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, राइट? वैसे ही एक वर्ड का डिफरेंट जॉब होता है जब वो डिफरेंट प्लेस पे होता है. जैसे कि अगर नाउन के पहले एक वर्ड हो तो वो डिटरमाइनर की तरह एक्ट करेगा. जैसे कि यहाँ पे हिज है, वो नाउन के पहले होगा तो वो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा. पर अगर वही सेम हिज बिना नाउन के प्रेजेंट हो तो वो प्रोनाउन की तरह एक्ट करेगा, राइट? Another type of pronoun is the reflexive pronoun. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो हमें बताता है कि जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है. That is, the subject and the object are the same person or the thing. For example, he blamed himself for the loss. Now, he blamed himself. Just take this phrase, right? He is the subject and himself is the object. यानी उसने खुद को ही ब्लेम किया. ब्लेम करना एक एक्शन हुआ और उस एक्शन को जो रिसीव कर रहा है वो लड़का है.
और जो एक्शन हो रहा है यानी कि ब्लेमिंग का एक्शन, वो करने वाला भी वो लड़का है. Hence, reflexive pronouns are those which refer back to the subject. Okay? Let's know about the reflexive pronouns in first person, second person, and third person with the help of few examples. So, for the first person, singular, I hurt myself. Here, the object and the subject are the single person, that is me. यानी कि मैंने खुद को हर्ट किया. यहाँ पे जो हर्ट करने का एक्शन है वो मैं कर रही हूँ, और जो हर्ट करने का एक्शन है जिसका इफेक्ट होने वाला है वो मुझ पे हो रहा है. यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही इंसान है जो कि मैं हूँ. Then, if we take about the plural form, that is we cooked ourselves. The Gen Z cooked, यानी कि हमने खुद ने अपने आप को एक प्रॉब्लम में डाल दिया, राइट? तो we cooked ourselves. The Gen Z English. Next, you blaming yourself doesn't help the case. यानी कि तुम खुद को ब्लेम कर रहे हो. तुम यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो और खुद को ब्लेम कर रहे हो, जो खुद हुए वो भी ऑब्जेक्ट हो. Hence, the subject and object are the same person. You should introduce yourselves. अब देखो, जब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि जो you है वो सिंगुलर और प्लूरल में you ही रहता है, पर ऑब्जेक्ट में वो चेंज हो जाता है. वैसे ही जब सिंगुलर में था तो हमने you को yourself बोला, और जब प्लूरल फॉर्म में बोल रहे हैं तो you हो जाएगा yourselves. Remember the spellings. Then, he injured himself. She locked herself in the lift. The machine rebooted itself. They enjoyed themselves at the party. The other type of pronoun is emphatic pronoun. Now, emphatic pronouns are actually used to give emphasis on the subject. एक सेंटेंस अगर मैं कहूँ that she completed the project, यहाँ पे आइडिया हमारा क्लियर हो जाता है, राइट? बट अगर मैं ये कहूँ that she herself completed the project, हम यहाँ पे एक एम्फेसिस दे रहे हैं, एक जोर दे रहे हैं किस पे, कि वो लड़की ने खुद से कंप्लीट किया. हाँ, उस लड़की ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया. पर अगर मैं ये कहूँ कि उस लड़की ने खुद से प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो हम यहाँ पे एक जोर दे रहे हैं जिस वर्ड पे, उस वर्ड को हम कहेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन. Now there's a confusion. How do we know that a particular pronoun is a reflexive pronoun or emphatic pronoun? जैसे I के लिए हम myself लिखेंगे तो वो emphatic pronoun में भी काउंट होगा और reflexive pronoun में भी काउंट होगा. एक स्टेटमेंट में ये जानने के लिए हमारे पास एक छोटा ट्रिक तो है, दैट इज कि एक स्टेटमेंट में अगर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निकाल दिया तो स्टेटमेंट हमें कंप्लीट आइडिया नहीं देगा, यानी कि जो आइडिया होगा वो इनकम्प्लीट होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ. यहाँ पे माई सेल्फ इज एक्टिंग एज एन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. मैंने अगर माई सेल्फ को निकाल दिया तो आई हर्ट, दिस आइडिया इज एक्चुअली इनकम्प्लीट. तो हम कह सकते हैं कि माई सेल्फ हियर एक्ट एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और अगर मैं इसको कहूँ आई माई सेल्फ डिड द वर्क, यहाँ पे माई सेल्फ एक्चुअली एक एम्फेसिस दिखा रहा है कि जो काम किया गया है वो मैंने किया है खुद से. तो यहाँ पे माई सेल्फ इज एक्टिंग एज एन एम्फेटिक प्रोनाउन. अगर इस सेकंड स्टेटमेंट में मैंने माई सेल्फ निकाल दिया तो इट वुड बी आई डिड द वर्क, राइट? ना, यहाँ पे हमारा जो आइडिया है वो कंप्लीट है, राइट? बट ये जो हमने ट्रिक कहा, दिस इज नॉट ऑलवेज वैलिड बिकॉज देयर आर स्टेटमेंट्स जहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निकालने के बाद भी हमें आइडिया ऑलमोस्ट कंप्लीट लगता है. जैसे कि द मशीन रीबूटेड, द आइडिया इज कंप्लीट कि मशीन ने रीबूट कर लिया. द मशीन रीबूटेड इटसेल्फ, मशीन ने खुद को रीबूट कर लिया. अब पहले मैंने कहा कि मशीन ने रीबूट कर लिया, दूसरी बार मैंने कहा कि मशीन ने खुद को रीबूट कर लिया. तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम स्टेटमेंट को समझें कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि खुद पे आ रहा है क्या. अगर आ रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में काउंट होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो वो हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन में काउंट होगा.
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को पॉइंट आउट करना या दिखाना, राइट। तो उसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया की तरफ इशारा करते हैं। जैसे अगर पास में कोई सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो तो हम उसको कहेंगे दिस ऑब्जेक्ट, पास में कोई प्लूरल ऑब्जेक्ट्स हो तो हम उनको कहेंगे दीज ऑब्जेक्ट्स। अगर दूर में कोई सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो तो हम उसको कहेंगे दैट ऑब्जेक्ट, दूर में कोई प्लूरल ऑब्जेक्ट्स हो तो हम उनको कहेंगे दोज ऑब्जेक्ट्स, राइट। दिस, दीज, दैट, दोज। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ करना या सवाल पूछना। इसी तरह इंटरोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। रिमेंबर, प्रोनाउंस नाउन के जगह यूज होते हैं, इसीलिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन का आंसर भी एक नाउन या नाउन के इक्विवेलेंट ही होगा। जनरली इंग्लिश में 5 इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। हु, जो किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए यूज होता है। हुम, जो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए यूज होता है। हुज, जो किसी पोजेशन या ओनरशिप के बारे में पूछने के लिए यूज होता है। व्हाट, जो किसी अननोन पर्सन, थिंग या एक्शन या आइडिया के बारे में पूछने के लिए यूज होता है। विच, ये तब यूज होता है जब हमें लिमिटेड ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करना हो। Let's understand this with few examples. Who scored the goal? यहाँ हम उस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं जिसने गोल स्कोर किया, इसलिए वो सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। Whom did the teacher scold? यहाँ टीचर ने किसी को डांटा है, जिस पर एक्शन हुआ है उसके बारे में हम पूछ रहे हैं, इसीलिए whom ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। Whose car is this? यहाँ हम ओनरशिप या पोजीशन के बारे में पूछ रहे हैं कि ये कार किसकी है। What is your favorite color? यहाँ हम किसी स्पेसिफिक कलर का ऑप्शन नहीं दे रहे, रादर हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, यानी कि अनलिमिटेड ऑप्शंस है। Which flavor do you like? Vanilla और strawberry? यहाँ सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं और इनमें से चूज करने के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए which यूज हुआ है। Now to clear the confusion about when to use what, which, who and whom, let's understand. What तब यूज होता है जब हमारा चॉइस अनलिमिटेड हो या क्वेश्चन ओपन हो। विच तब यूज होता है जब चॉइसेस लिमिटेड हो और क्वेश्चन एक्चुअली ओपन नहीं है, क्वेश्चन हमारा एक दायरे में है कि हमें इसके बीच में ही चूज करना है, ठीक है। हु तब यूज होगा जब हम सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं और हुम तब यूज होगा जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। सब्जेक्ट वो है जो एक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट वो है जिस पे एक्शन हो रहा है। रिलेटिव प्रोनाउंस एक्चुअली वो प्रोनाउंस होते हैं जो 2 फ्रेजेस या फिर 2 स्टेटमेंट्स को इस तरह जोड़ते हैं कि वो प्रोनाउन रेफर बैक करता है सब्जेक्ट को, यानी कि पहला पार्ट अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है, सेकेंड पार्ट हमें कुछ उसके बारे में और एक्स्ट्रा बताता है उसको जोड़ते हुए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। शी इज़ द गर्ल हु वन द मैच। ये हु जो है ये यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि वो लड़की है जिसने, ये वो लड़की है जिसने गेम जीता था, ठीक है। अब देखो, हमने जितने भी प्रोनाउंस पढ़े थे अब तक वो सब डेफिनेट थे, यानी वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या पर्टिकुलर पर्सन को रेफर कर रहे थे और हमें पता था कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, कितना है, राइट। अब इनडेफिनेट का मतलब होता है नॉन स्पेसिफिक। इनडेफिनेट प्रोनाउंस इसीलिए वो प्रोनाउंस होंगे जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या क्वांटिटी को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, जैसे कि समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी। इन सब में हमें किसी का स्पेसिफिसिटी नहीं पता, हमें बस पता है कि लाइक कुछ तो है बट
पर्टिकुलर क्या है ये नहीं पता। इन्हें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। Does anybody know the answer to this question? यहाँ पे हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं पूछ रहे, रादर इन जनरल वहां पे जितने लोग हैं उनको पूछ रहे हैं क्या तुम में से किसी को ये आता है। Has anyone arrived for the interview? हम ये नहीं पूछ रहे हैं, किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट का नाम नहीं ले रहे हैं, हम बस कह रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए कोई आया क्या। None left the house. यहाँ none का मतलब है not a single person, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का नाम हम नहीं ले रहे। Among many selected, only few succeeded. यहाँ पे भी हमने स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, हमने ये कहा कि बहुत सारे जो सिलेक्ट हुए थे उनमें से बस कुछ ही सक्सीड हुए, कुछ ही को सफलता प्राप्त हुई। अगेन, someone left the jacket on the chair. हमने किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं लिया, बस ये कहा कि किसी ने तो अपना जैकेट चेयर पे छोड़ दिया। Nobody was home when I rang the doorbell. घर पे कोई भी नहीं था। अगेन हमने स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं लिया, हमने बस इन जनरल बोला। Everyone came to the party. सभी लोग पार्टी में आए। यहाँ पर भी हमने किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं लिया, बस इन जनरल बोला कि हमने शायद जिनको इनवाइट भेजा था वो सब आ गए। नेक्स्ट, शी स्पोक अबाउट समथिंग। यहाँ पे समथिंग बता रहा है कि उसने हमें कुछ तो बताया, बट क्या बताया ये हमने स्पेसिफिकली नहीं बताया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना या एक एक करके देना। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी ग्रुप के मेंबर्स को कलेक्टिवली नहीं बल्कि इंडिविजुअली वन बाय वन रेफर करते हैं। हमारे पास 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, ईच, ईदर, नीदर। ईच, यहाँ ईच एक ग्रुप के हर मेंबर की बात अलग अलग कर रहा है। ईदर ये बताता है कि दोनों में से कोई एक। नीदर ये बताता है कि दोनों में से एक भी नहीं। इन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ईच रिसीव्ड अ प्राइज, यानी कि जितने भी लोग थे हर किसी को एक प्राइज मिला, हर किसी को प्राइज मिला। नीदर फेल्ड इन एग्जाम, यानी कि दोनों में से किसी ने भी एग्जाम में फेल नहीं किया, दोनों भी पास हो गए। ईदर इज करेक्ट, यानी कि दोनों में से कोई एक सही है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स के बीच का म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। हमारे पास दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, दैट इज ईच अदर एंड वन अनदर। अब ईच अदर यूज तब होता है जब दो लोग इन्वॉल्व हो, और वन अनदर तब यूज होता है जब दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो। बट इन दोनों को हम इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। लेट्स अंडरस्टैंड देम विद एग्जांपल्स। The Mishra siblings love one another या the Mishra siblings love each other। दोनों भी स्टेटमेंट सेम ही है और ये बता रहे हैं कि मिश्रा सिबलिंग्स एक दूसरे को प्यार करते हैं। The sports persons support each other, the sport persons support one another। सेम मीनिंग, तो इंटरचेंजेबली दोनों को यूज किया जा सकता है।